नमस्कार। चार्ली चैपलिन यानी हम सब आज इस पाठ के दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे पाठ के कुछ उन महत्वपूर्ण अंशों को जिन अंशों में पाठ के साथ साथ चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व का सार निहित है। साथ ही साथ वे अंश जिन अंशों पर सीधे तौर पर भी प्रश्न आता है, जो अंश जो गद्यांश के रूप में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिन पर आधारित अर्थग्रहण से संबंधित प्रश्न आते हैं, और साथ ही साथ इन अंशों पर आधारित बोधात्मक प्रश्न भी आते हैं। जैसा कि आपने पाठ के सारांश में देखा इसके पहले भाग में, जिसमें चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व पर चर्चा हुई, उनकी कला की खूबियों के बारे में चर्चा हुई। आइए देखते हैं हम कुछ इस पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांशों को और उसे समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जैसा कि ये आपको दिख रहा है, उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवन सील, लास्ट ईयर इन मारियनबर्ग, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। बच्चों, चार्ली चैपलिन के फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत या विशेषता यह होती थी कि उनकी फिल्में, उनकी कला, उनका अभिनय बुद्धि पर नहीं बल्कि भावना पर आधारित होती थी। और कोई भी कला आंखों के रास्ते किसी भी दर्शक के हृदय तक उतरने के लिए आवश्यक है कि बुद्धि से ज्यादा उसमें भावनाओं का प्रयोग हो, हृदय का प्रयोग हो। और यह सबसे बड़ी खूबी थी चार्ली चैपलिन की, और यही कारण था कि वो सीधे दर्शकों से कनेक्ट हो जाते थे, उनसे जुड़ जाते थे। बुद्धि की तिकड़मबाजी नहीं हुआ करती थी उसमें, बुद्धि का जोड़ घटाना नहीं हुआ करता था उसमें। लाभ हानि से परे हट करके भावनाओं का कोमल एहसास हुआ करता था। हृदय और भावनाओं की चाशनी हुआ करती थी इनके अभिनय में, इनके फिल्मों में, इनके किरदारों में। और तमाम इन जिन फिल्मों का नाम दिया गया है, ये सारी फिल्में इनके इसी भावनाओं की एक उदाहरण है। और यह दर्शकों को एक बहुत ही उच्च एहसास तक लेकर के जाती है। एहसास बहुत आवश्यक होता है। जब तक किसी कला का एहसास न हो, उसकी अनुभूति न हो, तब तक हम उस कला के रसास्वादन तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसके रस का पान नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है, यही चैपलिन का चमत्कार है कि उसकी फिल्में पागल खानों के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टीन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते थे। यह सबसे बड़ी खासियत थी कि पागल खाने के पागल, जो कि विक्षिप्त है मानसिक रूप से, फुटपाथ पर रहने वाला, सोने वाला एक आम व्यक्ति जिसकी बौद्धिक क्षमता नहीं है किसी चीज का विश्लेषण करने का, बहुत ज्यादा किसी चीज की गहराई में जा पाने का, वह व्यक्ति, और साथ ही साथ आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक चिंतनशील व्यक्ति भी इनकी फिल्मों को पूरे चाव से देखता था और फिल्म की रसानुभूति करता था, उसके रस का पान करता था, उस फिल्म से जुड़ पाता था, चाहे वो जिस स्तर का व्यक्ति हो, जिस मानसिक स्तर का व्यक्ति हो। यह बहुत बड़ी खासियत थी चार्ली की। सिर्फ इसका कारण यही था कि फिल्मों में भावनाएं ज्यादा थीं, हमारी भावनाओं से जुड़ते थे, ये हमारे दिल में उतरते थे आंखों के रास्ते। यही कारण है कि चार्ली यानी हम सब, जब चार्ली को हम देखते थे तो मैं कहीं दूर हो जाता था। न तो चार्ली के अंदर चार्ली का मैं होता था, न तो दर्शकों के अंदर खुद का मैं होता था, बल्कि मैं के बजाय हम हो जाता था।
हम सब हो जाया करते थे, चार्ली हम में होते थे, हम चार्ली में हुआ करते थे। चार्ली हमारे जीवन, हमारे एहसास का एक अभिन्न भाग हुआ हो जाया करते थे, एक हिस्सा हो जाया करते थे। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। ये बड़ी बात है, महत्वपूर्ण पंक्ति है कि इन्होंने फिल्मों को लोकतांत्रिक बनाया। फिल्मों के लोकतांत्रिक होने का क्या मतलब है? फिल्मों के डेमोक्रेटिक होने का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? मतलब जहां पर कोई भी शासन, कोई भी राज आम जनता के हाथ में हो, आम जनता के हितों के लिए हो, जहां पर किसी भी प्रकार से आर्थिक, जातिगत, धर्मगत, विचारगत भेदभाव नहीं रखा जाता है। और यह इनके फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत थी। इसके पहले फिल्मों में भी विभाजन हुआ करता था। फिल्में कुछ बहुत चिंतनशील लोगों के लिए बना करती थी, कुछ विद्वानों के लिए बना करती थी, कुछ आम लोगों के लिए बना करती थी, कुछ अभिजात्य वर्ग के लिए बना करती थी, कुछ मध्यम वर्गीय दर्शकों को ध्यान में रख करके डायरेक्टर लोग फिल्म बनाया करते थे। लेकिन चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों से इस अवधारणा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। उन्होंने फिल्मों को लोकतांत्रिक बनाया, इस तरीके से बनाया कि हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ण, अमीर गरीब, हर तरह के व्यक्ति एक समान भाव से प्रेरित होकर के देख सकें और एक समान भाव से फिल्म का, उनके अभिनय का आनंद उठा सकें, रसपान कर सकें। ये बहुत बड़ी विशेषता थी। इसी के साथ साथ उन्होंने वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। जो वर्ण व्यवस्था के नाम पर भेदभाव किया जाता था और पश्चिमी देशों में भी रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, गोरे काले का भेदभाव किया जाता था, इन्होंने इन सारे भेदों को अपने फिल्मों के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से, अपने किरदारों के माध्यम से तोड़ दिया, सबके लिए बराबर कर दिया कि सब लोग बराबर हैं और किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति हास्यास्पद है। सभी लोग हंसी के पात्र हैं, हास्य के पात्र हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो जितने भी गुमान और अहंकार में फूले क्यों न हो। और यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता। और वे लोग जिनको बराबरी नहीं अच्छा लगता था, जो लोग नहीं चाहते थे कि समाज में समानता आए, वे लोग जाहिर सी बात है कि चार्ली के व्यक्तित्व, उनके अभिनय और उनके फिल्मों और उनके इस सोच पर हमला करने से नहीं मानते थे। किंतु चार्ली कोई बहुत आसान शख्सियत नहीं थे, कोई हल्के फुल्के कलाकार या व्यक्ति नहीं थे, बल्कि चार्ली चैपलिन भीड़ के वह हिस्सा थे, वह भाग थे जो इशारा करके अपने अभिनय के माध्यम से यह बता देते थे कि किसी गुमान में रहने की आवश्यकता नहीं है। जितना हास्यास्पद मैं हूं, जितना नंगा मैं हूं, जितनी बुराई मेरे अंदर है, जितना हल्कापन मेरे अंदर है, उतना ही हल्कापन एक राजा के अंदर भी होता है, एक अमीर के अंदर भी होता है, एक उस अभिजात्य वर्ग के व्यक्ति के अंदर भी होता है जो अपने पैसे के गुमान में आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझता है। तो यह है बच्चों इसका जो भाव है इस गद्यांश का। ये अगला गद्यांश है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसे देखना चाहिए ध्यान से और इसे पढ़ना चाहिए। चार्ली के व्यक्तित्व की समीक्षा करना बड़े बड़े लेखकों के लिए, बड़े बड़े समीक्षकों के लिए बहुत मुश्किल का काम था। कारण यह है कि दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। चार्ली की शख्सियत, उनका व्यक्तित्व, उनके अंदर का कलाकार ऐसा था जो कला के किसी सिद्धांत में बंध करके अभिनय नहीं करता था, जो कला के किसी सिद्धांत या किसी प्रारूप में, किसी सांचे में बंध करके किसी सिद्धांत को पढ़ करके अपने फिल्मों का निर्माण नहीं करता था, अपने फिल्मों की पटकथा नहीं लिखता था, बल्कि चार्ली की कला, चार्ली का अभिनय, चार्ली की फिल्में स्वयं अपने आप में एक सिद्धांत थी।
और बच्चों, ये हर महान कलाकार, हर महान व्यक्ति, हर महान खिलाड़ी के जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि वह लीक पर नहीं चलता है, वह बने बनाए परंपराओं पर नहीं चलता है। आप देखिए, बड़े बड़े खिलाड़ी, क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो महान क्यों होते हैं? ऐसा नहीं कि उनको जो स्कूल में, विद्यालय में, प्रशिक्षण केंद्रों पर सिखाया जाता है, कोच के द्वारा जो सिखाया जाता है, उसी में सीमित होकर के वो खेलते हैं, बल्कि वो खुद ऐसे ऐसे शॉट लगाते हैं, इस तरह का खेल खेलते हैं, इस तरीके का बल्ला भांजते हैं कि जो कोच होते हैं वो भी दंग हो जाते हैं और उनके खेलने के आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यही बात यहां पर कही जा रही है कि सिद्धांत से कला का जन्म नहीं होता, बल्कि महान कलाकार जो कला दिखाता है, जो अभिनय दिखाता है, वह स्वयं अपने आप में एक सिद्धांत बन जाती है, या फिर उसके कला के आधार पर सिद्धांत को गढ़ना होता है। यही कारण है कि बहुत मुश्किल होता था समीक्षकों के लिए इनके व्यक्तित्व की समीक्षा करना। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, उन्हें मैल ओटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। और सही भी बात है, हमें किसी की सारगर्भित समीक्षा से क्या मतलब कि उन्होंने क्या लिखा है चार्ली के बारे में। भाई, हमारी तो आंखों को जो अच्छा लगे, कानों को जो अच्छा सुनाई पड़े और हमारी आंखों के रास्ते हमारे दिल तक पहुंचे, हमें आनंद की स्थिति तक पहुंचाए, हमें किसी अभिनय, किसी कला का रसपान कराए, रस के अनुभूति के स्तर तक जब हम पहुंचे, वही हमारे लिए बेहतर है। जो हमें अच्छा लगेगा वो अच्छा है, कोई उसे अच्छा कहे या नहीं कहे, तो उसकी मतलब नहीं है यहां पर कि किसने क्या कहा, किसकी समीक्षा क्या है। चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं, और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई हो। और ज्यादातर समीक्षकों ने चार्ली को समय और भूगोल से, वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, वह सार्वकालिक है, हर काल में प्रासंगिक है। 100 वर्ष से ऊपर हो गया जन्म लिए, 100 वर्ष से ऊपर हो गया इनकी पहली फिल्म आए, लेकिन आज तक हर वर्ग, बूढ़े बुजुर्ग, जवान, किशोर और बच्चे तक चार्ली का नाम जानते हैं या जानना चाहते हैं। आज भी किसी न किसी रूप में चार्ली दिखाई पड़ता है। शादी विवाह के समारोहों में अगर जाइए तो कोई न कोई चार्ली का रूप धारण करके, उसके छद्म रूप को धारण करके उसका किरदार निभाता आपको मिल जाएगा। और बच्चे आज भी उसका आनंद उठाते हैं, आज भी उसे देख करके मनोरंजन करते हैं। आगे ये भूगोल से परे हैं, सीमाओं से परे हैं, और ये खूबी इनकी आज तक बनी हुई है। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगती है। यह कहना कि मैं भी चार्ली हूं, मेरे अंदर चार्ली है, वाकई बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि चार्ली बहुत बड़ी शख्सियत थे और चार्ली जैसी महान शख्सियत सदियों में कभी कभार अवतरित होते हैं। लेकिन यह बात बहुत सही है कि चार्ली हमें जाना पहचाना सा लगता है। आप उनकी फिल्मों को देखेंगे तो हर 10-15 सेकंड बाद वह व्यक्ति अपने किरदार को निभाते हुए किसी न किसी मुसीबत में अपने को डाल दिया। हमेशा वो मुसीबतों का सामना करते हुए मिलेंगे। वही स्थिति तो आम इंसान की है, हम सबकी है। क्षण मात्र के लिए, थोड़े देर के लिए खुशियां आती हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वे खुशियां गायब हो जाती हैं। आसानी से रास्ते पर हम चले जा रहे हैं और देखते ही देखते रास्ते में कंकड़ आ जाते हैं, रास्ते में कांटे आ जाते हैं, मुसीबतें आती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को चार्ली जाना पहचाना सा लगता है, अपने से जुड़ा हुआ सा लगता है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना, कला में श्रेयस्कर क्या है, बेहतर क्या है? बहुत बड़ी बात है, समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इस पर प्रश्न भी आते हैं। बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि,
वह भावना, हृदय का वह अंश, हृदय का वह भाव जो आपकी बुद्धि को प्रेरित करे, मोटिवेट करे कुछ बेहतर करने के लिए, वो बेहतर है, या वह बुद्धि जो आपकी भावनाओं को उकसा दे, जैसा कि आजकल होता है फिल्मों में भी और समाज में भी। बुद्धि उकसाती है, हमेशा उकसाती है, और उकसाना गलत दिशा में भी हो सकता है, लेकिन हृदय और भावना प्रेरित करती है, वो हमेशा प्रेरणा देती है, और प्रेरणा हमेशा सकारात्मक दिशा में होती है। अब आप खुद समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि बेहतर क्या है, श्रेयस्कर क्या है कला में। जाहिर सी बात है, भावना श्रेयस्कर है, क्योंकि भावनाओं से हमारी बुद्धि प्रेरित होती है और हम नेक कार्य करने के दिशा में अग्रसर होते हैं, जबकि बुद्धि हमें दुनिया और मायावी प्रपंच में घेरती है, मायावी प्रपंच में डालती है, और कहीं न कहीं हमारे भावनाओं को भड़काती है, उकसाती है। उसमें मूल्यों की गुंजाइश कम होती है, भावनाओं में मूल्यों की गुंजाइश भरपूर होती है। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने भावना को चुना, चार्ली चैपलिन ने, और उसके भी कारण थे। कारण दो थे। एक, जो ईसा मसीह की कहानी इनकी मां ने सुनाई थी, इसके पहले वाले भाग में, सारांश में इस पर चर्चा हुई है विस्तार से। और दूसरी, कसाई बाड़े के बाहर जो भेड़ को पकड़ने का प्रसंग था, उसके माध्यम से। इन दो प्रसंगों पर बहुत गौर से आप पढ़िएगा इसको और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत मायने है इन दोनों प्रसंगों का, चार्ली के व्यक्तित्व निर्माण में और इतनी बड़ी शख्सियत बनाने में। और सबसे बड़ी बात, जो इनके अभिनय और इनके हास्य की सबसे बड़ी खूबी थी, करुणा और हास्य को एक में मिला देना। इसका भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उत्पत्ति, सृजन या भाव का बीजारोपण इन्हीं दो घटनाओं से हुआ है। इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा और इसको आप पढ़िएगा। इसके बाद भारतीय कला के बारे में है कि भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। बच्चों, जहां तक भारतीय कला का सवाल है, जहां तक भारतीय नाट्य शास्त्र का सवाल है, हमारा नाट्य शास्त्र, हमारा भारतीय साहित्य, भारतीय कला रसों का भरमार है। रसों की कोई कमी नहीं है। रस है, भाव है, स्थायी भाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन है, आलंबन है, पूरा भरा पूरा शास्त्र है, अलंकार शास्त्र है, रस शास्त्र है। किंतु और कई रसों का, अनेक रसों का एक जगह प्रयोग भी मिलता है, एक साथ भी प्रयोग मिलता है, लेकिन त्रासदी और हास्य, करुणा और हास्य, इन दोनों का प्रयोग भारतीय कला सिद्धांत के परिधि में बिल्कुल नहीं आता है। भारत में परंपरा नहीं रही है। यहां हास्य बिल्कुल अलग है और करुणा बिल्कुल अलग है। दोनों का समन्वय कैसे हो सकता है, दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं, रोने में हंसी का प्रसंग कैसे आ सकता है, हंसने में करुणा का प्रसंग भाव कैसे हो सकता है, यह हमारे रस सिद्धांत में कहीं था ही नहीं। कहीं कहीं रामायण और महाभारत में जो हास्य का ऐसा प्रसंग है कि जहां पर थोड़ा बहुत आपको त्रासदी और हास्य दोनों दिखाई देगा, तो वो है तो वो भी दूसरों पर है, खुद के ऊपर नहीं है। तो एक बात तो ये भी कि खुद पर हंसकर दूसरों को हंसाने की भी परंपरा यहां पर नहीं थी। इसलिए भारतीय कला सिद्धांत में, भारतीय नाट्यशास्त्र में अलग से ही विदूषक की संकल्पना है, विदूषक की अवधारणा है, या जोकर जिसको कहा जाता है। तो भारतीय रस सिद्धांत में यह बात थोड़ी सी बेमेल होती है कि करुण और हास्य एक जगह मिले। कहीं कहीं अगर महाभारत रामायण में इस तरह के प्रसंग आए हैं तो वो दूसरों के कष्ट या दूसरों को कष्ट देने के लिए हैं, या फिर कह लीजिए कि
उनके प्रति है जिनके प्रति हमारे मन में किसी प्रकार का द्वेष या ईर्ष्या है। सीधे तौर पर हास्य और करुणा का विधान हमारी कला में अगर आया भारतीय परिधि में, तो वो चार्ली के द्वारा ही आता है। ये एक अगला गद्यांश है, ध्यान दें इसको, बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी। और अक्सर करके कभी कभी ये गद्यांश भी आता है और इस पर सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। किसी भी समाज में इने गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है। अक्सर आप देखेंगे कि जब किसी को आप व्यंग कसते हैं या फिर ताना जिसको बोलते हैं कि ताना मारते हैं, तो ऐसा नहीं कहते हैं कि अरे अमिताभ बच्चन आ जाओ या दिलीप कुमार आ जाओ, बल्कि अक्सर आप देखेंगे कि आप किसी को जब ताना मारते हैं तो उनसे आप कहते क्या हैं, चार्ली या जानी वाकर। क्या भाई चार्ली, क्या भाई जानी वाकर, बड़े जानी वाकर लग रहे हैं आप। यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। बड़ी बात है ये, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है और इस बात की स्वीकारोक्ति है, इस बात की स्वीकार्यता है कि हमारे बीच नायक कम है, विदूषक, कॉमेडियन या जोकर या हंसी के पात्र, हास्यास्पद पात्र ज्यादा हैं। हम कभी न कभी एक दूसरे को विदूषक जरूर समझते हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और लेखक का कहना है कि दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइडकिक है। वास्तव में बड़ा दार्शनिक यहां पर थोड़ा सा लेखक हुआ है कि हम स्वयं ईश्वर की नियत के विदूषक हैं। हमको खुद एक विदूषक के रूप में भेजा है उस ईश्वर ने, और हम नाना तरह के यहां पर स्वांग कर रहे हैं। और यही कारण है हर व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं चार्ली का भाव दबा होता है, छुपा होता है। हर व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं उसका हास्यास्पद रूप, उसका कॉमेडियन रूप, उसका जोकर का रूप, उसका जानी वाकर, उसका चार्ली छुपा होता है। यही कारण है कि महात्मा गांधी से लेकर के चार्ली चैपलिन का खासा पुट था। गांधी जी भी इनका सानिध्य चाहते थे, नेहरू जी भी इनका सानिध्य चाहते थे। अर्थात ये सब लोग चार्ली को देखना चाहते थे, चार्ली से मिलना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर चार्ली का यह भाव था, जो अपने आप को ही हंसी का पात्र बना करके, हास्यास्पद बना करके दूसरों को हंसाता रहता है, जो सफलता के शिखर पर चढ़ते चढ़ते एकाएक नीचे आ जाता है, मुसीबतों में फंस जाता है। कहीं ना कहीं इंसान यही तो है। इसी चक्करघिन्नी में ही तो इंसान चल रहा है, डोल रहा है, नाच रहा है। अलग बात है कि थोड़े ही सी बात में, थोड़े ही से देर में गुमान से हम भर जाते हैं, उसी तरह से बिल्कुल गुब्बारे की तरह। बच्चों, ये जो पैराग्राफ है महत्वपूर्ण है ये भी, और प्रश्न भी आता है। दरअसल राज कपूर को चार्ली का भारतीकरण कहा जाता है। भारत के चार्ली थे, या चार्ली के शख्सियत, उनके कला और कला के उनके स्वरूप को, हास्य के उनके स्वरूप को भारत में लाने का पूर्णतः श्रेय अगर किसी को जाता है तो राज कपूर को जाता है। इसलिए राज कपूर की जो आवारा, श्री 420 के पहले इस तरह की परंपरा नहीं थी कि नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। जो राज कपूर ने फिल्में बनाई, आवारा, श्री 420, तमाम इस तरह की फिल्में बनाए, एक प्रकार से विशुद्ध रूप से वो चार्ली चैपलिन की नकल थी। इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन इन्होंने जरा भी फिक्र नहीं किया, परवाह नहीं किया राज कपूर साहब ने कि कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कह रहा है, बल्कि ये तो बिल्कुल रस से विभोर होकर के, रस में डूब करके, और चार्ली के कला के इस पहलू को यहां अपनी फिल्मों में और अपने अंदर लाने का प्रयास किया। जबकि इसके पहले नायकों के हंसाने की परंपरा भारतीय फिल्मों में नहीं थी, और ना ही नायक कभी अपने आप को हास्यास्पद बनाता था,
हंसी का पात्र बनाता था। और इसके बाद 1953 से 57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रम्पनुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार की बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी, देव आनंद की 9-2-11, फंटूस, तीन देविया, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, अमर अकबर एंथनी, श्रीदेवी, इस तरह के अनेक कलाकार जो कहीं ना कहीं चार्ली चैपलिन के रंग ढंग से सराबोर होकर के फिल्मों का निर्माण इन लोगों ने शुरू किया। तो ये पैराग्राफ भी देख लेंगे और इसमें से प्रश्न आता है, विशेष करके यह प्रश्न पूछा जाता है कि चार्ली का भारतीकरण किसे कहा जाता है, या राज कपूर जी को भारतीकरण क्यों कहा जाता है, उनकी कौन सी ऐसी फिल्में रहीं जिसमें कि चार्ली की नकल है। आवारा तो एक प्रकार से पूरा का पूरा शब्दानुवाद ही है चार्ली के, उनके ट्रैम्प वाले शख्सियत का। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, इसे आप लोग देख लेंगे। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है जो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है। अक्सर करके ये पैराग्राफ आता है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है पैराग्राफ। एक होली का त्यौहार छोड़ दें तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। गांव और लोक संस्कृति में तब भी वह शायद हो, नागर सभ्यता में तो वह थी ही नहीं। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। भारत में यह परंपरा देखिए कितनी कम है। एक होली का त्यौहार है जिसमें थोड़ा सा लोग खुद के ऊपर हंसते हैं, खुद को हास्यास्पद बनाते हैं और खुद को हंसी का पात्र बनाने से थोड़ा सा परहेज कम करते हैं। एकमात्र ऐसा पर्व, ऐसा त्यौहार है कि जानबूझ करके अपने आप को लोग हास्यास्पद बनाते हैं, वरना अपने आप पर हंसने की परंपरा है ही नहीं भारत में। बिल्कुल आप देखेंगे एकदम टिपिकल गुमान लिए और उस तरह का भाव, न जाने किस सोच में, किस विचार में, किस गुमान में, किस अहंकार में व्यक्ति डूबा रहता है कि कभी वो अपने शख्सियत को देखने का प्रयास नहीं करता है, अपने अंदर के चार्ली को देखने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि उसे दूसरा व्यक्ति और दूसरे व्यक्तियों की परिस्थितियां ही हास्यास्पद लगती हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर गांवों में लोक परंपरा में है भी ऐसा, तो शहरों में तो बहुत ही कम है। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेज जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देता है। चैपलिन भले ही बहुत नाम हो गया, करोड़पति, अरबपति सब कुछ बन गए, किंतु उनके अंदर उच्च वर्गीय, सामंतशाही या फिर मध्यम वर्गीय जो समाज है, उस समाज का हाव भाव नहीं आया। वो हमेशा अपने उच्चतम स्तर पर भी अपने आप को उसी रूप में पेश करते रहे, प्रस्तुत करते रहे। और यही कारण है कि उन्होंने बड़े से बड़े, जिनको बहुत सज्जन कहा जाता था, सभ्य कहा जाता था, जो बड़े लोग थे, ऐसे बड़े सज्जन सभ्य अंग्रेजों के ऊपर भी हमको हंसने का अवसर देते हैं। उनकी भी अंदर की कलई को खोलता है चार्ली अपने कला के माध्यम से। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा अपने ऊपर कब हंसता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अमूमन आमतौर पर आप देखेंगे कि व्यक्ति अपने गुमान में हमेशा फूला होता है और उसी गुमान और घमंड के कारण अपने चेहरे को पत्थर के समान बना लेता है और हृदय की कोमलता को भी कहीं गुम कर देता है, खो देता है। किंतु चार्ली उस समय अपने ऊपर सबसे ज्यादा हंसता था जब वह सर्वाधिक समृद्ध होता था, जब वह गर्व से उन्मत्त होता था, जब वह आत्मविश्वास से भरा होता था, जब सफलता, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की वो प्रतिमूर्त हुआ करता था, सब कुछ पराकाष्ठा पर होती थी, जब वह दूसरों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली अपने आप को समझता था, जब वह वज्र से ज्यादा कठोर समझता था, जब फूलों से ज्यादा कोमल समझता था, ऐसे क्षण में वह अपने आप को सर्वाधिक हास्यास्पद बनाने की क्षमता रखते थे और वह कुछ ऐसा दिखाते थे, इस प्रकार से समझिए कि जैसे गरिमा क्या होता है, गरिमा जो जिस गरिमा में हम फूले रहते हैं ना, जिस अहंकार में, वो क्या होता है, फूला हुआ गुब्बारा। गुब्बारा क्या होता है, कुछ होता है क्या, हवा भरिए फूल गया, एक सुई लगा दीजिए, नाखून लगा दीजिए, फुस। तो वो कहीं ना कहीं उस स्थिति में भी वह हंस करके
अहंकार को फुस करता था। सफलता के पराकाष्ठा पर पहुंचते पहुंचते भी, ऊंचाई के शिखर पर पहुंचते पहुंचते भी वो निचले पावदान पर आकर गिर पड़ता था। थोड़े देर खुश और फिर मुसीबतों में चला जाता था। वास्तव में यही इंसान का जीवन होता है, यही हमारी प्रकृति होती है। और इसीलिए लेखक ने कहा है कि हम सब ईश्वर की नियति के एक प्रकार से जोकर हैं, हास्यास्पद हैं। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम क्लैब्य, कायरता और पलायन मतलब भाग जाना, चरमतम ये होता है। इंसान जब अपने चरमतम पीक जिसको कहते हैं, अपने सर्वाधिक उच्च शिखर पर जिस समय बैठा हो, उस समय भी वह कायर हो सकता है, उस समय भी वह भयभीत हो सकता है, उस समय भी वह जीवन से निराश हो सकता है और कभी कभी लाचार होते हुए भी लोग जीत जाते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। वास्तव में हम सुपरमैन नायक नहीं हो सकते जो हमेशा जीतता हो। हम सब चार्ली ही हैं। हम सब चार्ली की तरह से ही कुछ पाते हैं तो फूले नहीं समाते हैं, किंतु थोड़े ही देर में, थोड़े कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में वो सारी खुशियां गायब हो जाती हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, सुपरमैन नहीं। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। सत्ता का, बुद्धिमत्ता का, शक्ति का, पैसे का जब हम देखते हैं कि बहुत कुछ आ गया, उसका चरमोत्कर्ष देखते हैं, सब कुछ अपने पास आ गया, लेकिन गंभीरता से जब चेहरे को आईने में देखिए, अपने अंदर झांकिए, तो चेहरा चार्ली चार्ली। चार्ली चार्ली कहने का मतलब क्या है? चार्ली जैसा व्यक्तित्व, चार्ली जैसी शख्सियत, चार्ली ही जैसा बार बार असफल होना। अर्थात इंसान खुशी के बाद दुख, सफलता के बाद असफलता, यही हमारे जीवन का हिस्सा है। और जीवन के इसी जद्दोजहद से हमको जीवन पर्यंत जूझना पड़ता है। चाहे हम जिस ऊंचाई को हासिल कर लें, हम शिखर पर पहुंचने के बाद भी नीचे पाताल में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी हमें कंगाली घेर लेती है, भयभीत हो जाते हैं, कायर हो जाते हैं और चार्ली की तरह से बार बार जीवन का जंग जीतते जीतते हार जाते हैं। तो बच्चों, ये पाठ के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। पाठ चार्ली के व्यक्तित्व के साथ साथ कई जगहों पर थोड़ा दार्शनिक हुआ है। उन भावों को पढ़ करके अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे तो यह पाठ आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा और फिर आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।